Why we use transformers? What is the use of transformer in power system? Why we cannot use DC source with transformers? And what if there will be no transformers? Have you imagined your life without transformers? Being an electrical engineer? Definitely आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में कितना बड़ा रोल है। तो जी हाँ, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम विकास है और अड्डा 247 के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज देखेंगे कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ट्रांसफार्मर का यूज़ कितना है। ट्रांसफार्मर अगर यूज़ नहीं करते तो उसके नुकसान क्या हैं, और अगर ट्रांसफार्मर में एसी की जगह अगर डीसी यूज़ करें तो क्या होगा। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम इस लेसन में जानेंगे। आज ये पहला चैप्टर है आपके ट्रांसफार्मर का और हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊं, फिर मैं आऊँगा कि ट्रांसफार्मर में सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर की, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या करता है हमारा कि किसी एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज के लेवल तक पहुंचाता है। मतलब अगर आपने सप्लाई किया है सपोज 220 वोल्ट और आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है अपर लेवल पे या लोअर लेवल पे, पर एक कंडीशन ये है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आप सोर्स वोल्टेज लगा रहे हैं और जो सोर्स वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे भी मिलना चाहिए, भले ही आपका वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो गई हो। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक मात्र स्टैटिक डिवाइस है हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम बहुत सारे अलग अलग मशीन्स पढ़ेंगे, जैसे कि डीसी मशीन्स। अब डीसी मशीन्स के अंदर डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है। फिर हम पढ़ेंगे हमारा ऑल्टरनेटिंग मशीन्स। ऑल्टरनेटिंग मशीन्स कह लें या फिर हम कह लें सिंक्रोनस मशीन्स। सिंक्रोनस मशीन के अंदर सिंक्रोनस जनरेटर है और सिंक्रोनस मोटर है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल मशीन्स। फिर हम पढ़ेंगे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर्स। ये सारे मशीन्स हमने कवर करने हैं अपने इलेक्ट्रिकल मशीन के कोर्स में। पर स्टार्ट मैंने ट्रांसफार्मर से इसीलिए किया है क्योंकि सभी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम स्टार्ट इससे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिक प्रिपेयर कर देगा, अगर आपको सच में पता है कि इसका बेसिक क्या है। अगर आप वाकिफ़ हैं कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, अगर आप वाकिफ़ हैं कि आपका एमएमएफ क्या होता है, आपका फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अगर आपको पता है कि एडी करंट लॉस क्या होता है, अगर आपको ये पता है कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, ये सब कुछ पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन की बुक उठाने वाले हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में पहले तो समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि हम ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो, ट्रांसफार्मर क्या है इसको मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूँ पहले, फिर मैं बताऊँगा कि यूज़ क्यों करते हैं। देखो, एक तो ये कि एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब ये है कि इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो मोशन कर रहा हो। मतलब सारे के सारे पार्ट क्या हैं, स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं। और अगर ऐसा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ 2 लॉसेस, यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर स्टैटिक डिवाइस है, अगर ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो वो आप नाम बता सकते हो। तो देखो, नाम में क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है तो 2 लॉसेस यहीं से माइनस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वो है हमारा फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस। क्योंकि जब तक मोशन नहीं है
ना तो वहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा और ना ही वहाँ पे विंडेज लॉस होगा। तो अब देखिए स्टैटिक डिवाइस की हम बात कर रहे थे कि एक स्टैटिक डिवाइस है, दूसरा ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, है ना, एक लेवल से अनदर लेवल पे ट्रांसफर करता है विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, देखिए जब मैं ट्रांसफार्मर बोलता हूँ ना तो आप लोगों के दिमाग में पहले ही एक इमेज आ जाती है, और वो इमेज कैसी, एक खिड़की के जैसी जिसके दो बाहें हैं, दो लिम्स हैं जिसको हम लिम्स कहते हैं इंग्लिश में। तो वो इमेजिनेशन आप अपने दिमाग में बचा के रखना, क्योंकि उस इमेजिनेशन के बाद हम एक दूसरा इमेजिनेशन भी देखेंगे आज, क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ नहीं मैं कहूँगा 90% ऑफ द बच्चों को ये पता है कि टू कोर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या है या कोर ट्रांसफार्मर्स क्या है, पर शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स आज भी बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है, तो उन सब की भी स्टडी करेंगे। अब हमने देख लिया कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, और ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज को वन लेवल से अनदर लेवल पे विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। एक तीसरा और पॉइंट आता है कि इसका जो एफिशिएंसी है बहुत हाई होता है, इट हैज़ वेरी हाई एफिशिएंसी। अब आप पूछेंगे कितना हाई, तो मैं तो कहूँगा देखिए अगर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो एफिशिएंसी 100% है, पर प्रैक्टिकल केस में भी इसकी एफिशिएंसी 99% तक चली जाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितना इनपुट दिया जाएगा ट्रांसफार्मर में उतना ही आउटपुट हमें क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये एक अजम्पशन आपको मान के चलना है कि जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर है। हम जब कैलकुलेशन करेंगे अपनी तो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 99% है या 100%, ठीक है। पर एग्ज़ाम में अगर आपसे डेटा पूछता है कि बताओ एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितने से कितना वैरी करती है, तो आप आंसर ये करेंगे, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया। अब इन 3 पॉइंट्स के बाद हम आते हैं कि हम ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ट्रांसफार्मर क्या है, क्या करता है, वर्किंग क्या है इसकी, ये सब ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है, सारे बच्चों को पता है, जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में से पढ़ाई की है उन सबको ट्रांसफार्मर पता है। लेकिन ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों किया जाता है और ट्रांसफार्मर इतना बड़ा रोल पावर सिस्टम में कैसे प्ले करता है। और तीसरा क्वेश्चन जो आज भी डाउटफुल है लोगों के दिमाग में कि आखिर डीसी को हम क्यों नहीं यूज़ करते ट्रांसफार्मर के साथ। बस इतना पता है लोगों को कि हाँ डीसी जो है ट्रांसफार्मर को जला देता है, बर्न आउट कर देता है, पर क्यों, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि वाई वी यूज़ ट्रांसफार्मर्स। अगर मैं बात करूं कि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वाई वी यूज़ ट्रांसफार्मर्स, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है, एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल तक ले जा रहा है विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो अगर ट्रांसफार्मर यूज़ किया जा रहा है पावर सिस्टम में तो उसका क्या रीज़न है। देखिए पावर रीज़न क्या है कि सपोज़ अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो पावर जनरेशन होता है वो जनरेशन होता है 11 kV, मैक्सिमम 33 kV। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पावर जनरेट कर रहे हैं या हमारे पास जो जनरेटर है जिससे हमने पावर जनरेट किया है, तो बेसिकली पावर जनरेट करने का मतलब क्या कि वो एक वोल्टेज लेवल जनरेटर क्या कर रहा होगा, ईएमएफ जनरेट कर रहा होगा। तो मैक्सिमम जो इंडिया में किया जा रहा है वो किया जा रहा है 33 kV। अब आप कहेंगे कि 33 kV तो प्रोड्यूस किया ही जा रहा है और हमें कितना चाहिए होता है, 400 वोल्ट। 400 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू 230 वोल्ट जो हम लोग हमारे घर में आता है वो 230 आरएमएस वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 400 वोल्ट। तो हम ये कहेंगे जब हमें 230 वोल्ट ही चाहिए
तो 33 kV से तक की जनरेशन करने की क्या ज़रूरत है। और अगर चलो मान लो आपने जनरेट किया भी, सर आपने जनरेट किया भी, तो आप ये बताओ आपने 33 kV को आखिर 132 kV पे क्यों स्टेप अप किया। चलो ये भी ठीक था सर, मैं यहाँ तक भी बर्दाश्त कर लेता, पर आप ये बताओ कि 132 kV को 400 kV पे क्यों किया। सर देखो मैं यहाँ तक भी बर्दाश्त कर लेता, पर अब आपने हद कर दी। मैंने पूछा क्या हद कर दी भाई, तो आपने ये कहा कि सर आपने फिर से इसको स्टेप अप किया और आप इसको ले गए 765 kV तक। अब बात ये आ गई कि अगर 765 kV तक आप ले जा रहे हैं तो ये ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्टेप अप करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इंडिया में देखो अभी 765 kV सबसे ज़्यादा स्टेप अप वोल्टेज जो है सबसे ज़्यादा 765 kV है, पर हम इसके एक लेवल ऊपर पे भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और वो है 1200 kV का। तो अभी तो फिलहाल 765 kV तक ही हम देखते हैं। तो 765 kV तक आखिर आपने स्टेप अप क्यों किया। और चलो ये तो मान लिया कि आपने हद हो गई, आप यहाँ रुक गए, सर आप यहाँ पे रुक गए, पर आपने हद नहीं छोड़ी अपनी। मैंने पूछा क्या हद नहीं छोड़ी, सर आपने क्या किया ना, फिर से इसको स्टेप डाउन किया। मैंने पूछा अच्छा, मैंने कहा यार देखो मुझे खुद भी नहीं पता था ऐसा कुछ हो रहा है, पर कोई ना कोई तो वजह होगी। मैंने कहा देखते हैं, पता करते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर क्या वजह है। तो 400 kV को सपोज 220 kV पे स्टेप डाउन किया, फिर 220 kV को हमने 132 kV पे किया स्टेप डाउन, फिर 132 को हमने 33 kV पे किया और फिर 33 को हमने 400 kV पे कर दिया, सॉरी 400 वोल्टेज पे कर दिया, kV पे नहीं 400 वोल्टेज पे। kV यहाँ पे क्या है, किलो वोल्ट। तो आप देख रहे हैं मैंने बेफालतू के काम किए हैं क्या, 11 को 33 किया, 33 को 132 किया, 132 को 400 किया, 400 को 765 और फिर से हम इसको गिराने लग गए। तो आप ये कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि 33 kV को जब आप 400 वोल्टेज कर रहे थे तो आप यहीं से डायरेक्टली 33 kV को 400 वोल्ट कर सकते थे, फिर आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं चुना। मैं ये कहूँगा देखो आफ्टर अ डीप ऑब्जर्वेशन मेरे को ये पता लगा कि जो ये वोल्टेज स्टेप अप किए जा रहे हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। आप कहेंगे बताओ सर क्या रीज़न है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं कहूँगा तसल्ली रखो भैया, सब बताएंगे आपको क्योंकि बताने के लिए ही हम यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या होता है। तो बात ये है कि भाई हम ट्रांसफार्मर, अब मैंने आपको ये बता दिया कि हम किस तरीके से पहले वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं और फिर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो आपको ये तो पता लग गया कि स्टेप और स्टेप डाउन का कुछ लोचा चल रहा है यहाँ पे, पर क्यों चल रहा है। अब देखो क्यों चल रहा है तो भाई इस चीज़ को समझते हैं। अब मैं ये कहता हूँ आपने पढ़ा है एक लॉ जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक। आपने एक और बात पढ़ी है जिसको हम कहते हैं कॉपर लॉस, ताम्र क्षति। अब आप ये बताओ कि अगर कॉपर लॉस रिड्यूस करना है या मैं ये कहूँ कि कॉपर लॉस होता क्या है, तो आप ये बताएंगे ना I² R। सर I क्या है यहाँ पे, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। अब सपोज कि मैंने कोई पावर सिस्टम डिज़ाइन किया, तो हम जब वायर ले रहे होंगे, जब हम अपना कंडक्टर चूज़ कर रहे होंगे, तो हम एक ऐसा कंडक्टर चूज़ करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, साथ ही वो मुझे महंगा भी ना पड़े। मतलब ये नहीं कि हम चांदी का ले ले कंडक्टर और पावर सिस्टम में लगा दें और फिर महंगा इतना पड़ जाए कि हम पावर प्रोडक्शन ही ना कर पाएँ। तो फिर इस केस में क्या करेंगे भाई, तो हमें क्या करना है ना कि हमें एक ऐसा कंडक्टर लेना है जो अपने बजट में आ जाए, दूसरा कि रेजिस्टेंस भी कम हो जिससे काम चल जाए, है ना। तो अब देखो अगर कॉपर लॉस I² R होता है तो R तो हो गया फिक्स, जैसे ही मैंने कंडक्टर चूज किया R हो गया फिक्स। अब रही बात कि I का क्या करना है सर, तो देखो भाई बात ये है कि ओम्स लॉ ये कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I, पर
अगर ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाए, ओम्स लॉ इनवैलिड कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, नहीं ये तो नहीं लिखा, पर ये लिखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सब जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका पहला लाइन जो है स्टेटमेंट का, सबसे पहला लाइन आपको यही दिखेगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है। और अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कहाँ पे? जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम में सुबह दिन रात शाम हर समय टेम्परेचर जो है अलग अलग है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और इस वजह से पावर सिस्टम में ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। जब ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है तो हम कहते हैं कि ओम्स लॉ के इनवैलिड होने से V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। ये कब? जब ओम्स लॉ क्या है? इनवैलिड है। समझें? अब समझिए इस चीज़ को। अगर ओम्स लॉ इनवैलिड है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। इसका मतलब अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे सर, तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारा कॉपर लॉस तो अभी डिपेंडेंट था आई पे, और अगर आपने आई डिक्रीज कर दिया तो हमारा आई स्क्वायर आर भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कॉपर लॉस डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये है कि आप पक्का से यही कर रहे थे कि आपने वोल्टेज को स्टेप अप किया है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपका करंट जो है वो डिक्रीज हो जाए और हमारा कॉपर लॉस मिनिमम हो जाए। देखो, कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें तो मुझे मिनिमम आउटपुट मिले, है ना। जब आप कहीं पे बहुत मेहनत करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिल जाए, और बहुत अधिक करते हैं तो बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन भी होती है। तो हम जब पावर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं ना, सपोज़ कि मैंने 500 किलोवाट का एक पावर प्लांट लगा दिया जहाँ पे 500 किलोवाट का पावर जनरेशन हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे ना कि भाई 500 किलोवाट तो नहीं हम बेच पाएंगे, मगर कम से कम जो है अपना जो ये लॉस है वो उसको मिनिमम कर सकें। कुछ नहीं तो हम ये चाहेंगे चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोवाट ले जाओ, खर्चा लॉस में हो गया, पर 490 किलोवाट तो पहुँचे। पर ये कैसे पहुँचेगा? जब हम लॉस को मिनिमम कर देंगे। अगर लॉस को मिनिमम नहीं करेंगे तो हमारा जो पावर प्लांट का एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे और हम उतना आउटपुट नहीं ले पाएंगे। समझे इस बात को? तो देखिए, यही कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि करंट कम हो जाए, और करंट जब कम होगा तो कॉपर लॉस कम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और एफिशिएंसी बढ़ गई तो 500 किलोवाट में पहले अगर आप एक ही एरिया में आप पावर सप्लाई कर पाते, अब आप 2 एरिया में पावर सप्लाई कर देंगे तो आप हो गए एक बेहतरीन अभियंता, यानी कि इंजीनियर। समझे? तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ गया होगा कि आखिर हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ये कहा था कि वाई वी कैन नॉट यूज़ डीसी इन अ ट्रांसफार्मर, पर इसके लिए आपको पूरा थ्योरी समझना पड़ेगा कि आखिर ट्रांसफार्मर एसी पे कैसे वर्क करता है और डीसी पे क्यों वर्क नहीं करता। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और ये एक ऐसा लॉ है जो आपके पूरे मशीन के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखो, जो आपके दिमाग में अभी तक कीड़ा बन के घुसा हुआ था कि हाँ सर ये क्यों यूज़ करते हैं इतना वास्टली, वो आज मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं कि आखिर डीसी पे क्यों यूज़ करते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे आखिर एसी पे वर्क कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि हमने अभी सिलेबस ही नहीं देखा है। आप ये कह रहे हैं सर आप तो उल्टा चल रहे हो, आपने सिलेबस नहीं बताया, आप क्वेश्चंस पे आ गए। मैं ये कहूँगा देखो, क्वेश्चंस पे आने का मेरा एक ही रीज़न है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट आया तो आप पढ़ेंगे, नहीं आया तो नहीं पढ़ेंगे भैया। तो हम ला रहे हैं आपके लिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
ताकि आप घर बैठे पूरा मज़ा ले सके, समझे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब रही बात दूसरी ये कि डीसी पे क्यों यूज़ करते हैं, डीसी पे क्यों यूज़ नहीं करते हम, एसी पे क्यों यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडेज लॉ क्या कहता है, देखो फैराडेज ने 2 लॉ दिए थे, फैराडे ने 2 लॉज दिए थे, और मैं इसको लिख रहा हूँ फैराडेज लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने पहला लॉ दिया जिसको बोला फर्स्ट लॉ, बहुत चालाक थे, पहला लॉ और नाम दे दिया फर्स्ट लॉ, कोई भी कर सकता है ये। तो दूसरा लॉ दिया, बहुत चालाक थे, नाम दे दिया सेकंड लॉ। अब पहले लॉ में इन्होंने कहा क्या, पहले लॉ में इन्होंने कहा कि भैया हम जो है ना EMF इंड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, इंड्यूस करने का मतलब प्रोड्यूस करना। इंडक्शन और प्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंड्यूस करना इज़ लाइक किसी पे डिपेंडेंट होके कोई और सोर्स है जो कुछ रीजन की वजह से इंड्यूस कर रहा है, कुछ विकसित कर रहा है। तो प्रोड्यूस करना इज सेम बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, और फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये बताया कि आखिर EMF इंड्यूस कैसे होगा। तो मैं इसको कहूँगा कि इसमें इन्होंने ये बताया कि हाउ, इनमें इन्होंने क्वेश्चन एक कंप्लीट किया कि हाउ द EMF विल गेट इंड्यूस्ड इन अ ट्रांसफार्मर। और सेकंड, सिर्फ ट्रांसफार्मर में ही नहीं, बाकी जितनी भी जगह EMF इंड्यूस हो रहा है उन सब का रीज़न बताया। तो पहले को लॉ में इन्होंने तो ये साफ साफ बता दिया कि हाउ, दूसरे में ये बताया कि कितना, अगर होगा तो कितना होगा। भैया देखो, अगर हाउ आपको पता है तो हाउ मच भी तो यही बताएंगे ना। तो फैराडे ने दोनों क्वेश्चन के आंसर बताए कि कैसे होगा और कितना होगा। फर्स्ट लॉ में बताया कि कैसे होगा, सेकंड लॉ में बताया कि कितना होगा। अब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों ही हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ के अंदर इन्होंने 2 चीज़ें बताई। इन्होंने कहा कि देखो EMF जो है वो 2 तरीके से इंड्यूस होगा। तो बात आ गई कि भाई कौन से 2 तरीके। तो उन्होंने कहा कि एक तो EMF होगा जिसको हम बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, और दूसरा होगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टैटिकली और डायनेमिकली 2 तरीके से EMF इंड्यूस हो सकता है। स्टैटिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रुका हुआ है, पर क्या रुका हुआ है। डायनेमिक का मतलब घूम रहा है, पर क्या घूम रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि स्टैटिक में हमारा EMF जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है वो स्टैटिक है। जिसकी वजह से इसका मतलब क्या सर, कंडक्टर। मैं कहूँगा आपका जो कंडक्टर है वो स्टैटिक है, वो रुका हुआ है। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF में आपका कंडक्टर घूम रहा है और EMF इंड्यूस हुआ है। अब आप कहेंगे यार दोनों ही तरीके से हो गया, तो फिर आपने नाम अलग अलग क्यों दिया। मतलब एक बात है ना, हाँ और ना। मैं इसको कहूँ हाँ और ये ना, यहाँ पे नहीं घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, तो दोनों ही तरीके से हो गया, तो फिर अलग अलग क्यों बताया गया। तो भाई साहब देखो ऐसा है, मैं इस सवाल का जवाब आपको ऐसे दूंगा कि यहाँ पे हम दूसरा सोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरा सोर्स लगा रहे हैं। 2 तरीके के सोर्स हैं हमारे पास, AC और DC। तो अगर इंडक्शन की बात आती है तो आप ये ना समझें कि सिर्फ AC से ही इंड्यूस किया जा सकता है, DC से भी इंड्यूस किया जाएगा, बशर्ते वहाँ पे इंडक्शन तो AC का होगा, पर स्रोत की बात कर रहा हूँ मैं, सोर्स की बात कर रहा हूँ कि आखिर सोर्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अगर सोर्स का यूज़ आप करेंगे तो या तो आप AC कर सकते हैं या DC कर सकते हैं। तो इंडक्शन जो होगा वो AC का होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा ही AC का होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का इंडक्शन होगा, चाहे वो AC सोर्स से हो या DC सोर्स से हो। आप समझ गए इस चीज़ को कि इंडक्शन हमेशा AC का होगा
और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो AC सोर्स से हो रहा है या DC सोर्स से हो रहा है, पर इंडक्शन अगर हुआ है तो वहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस हो रहा होगा। इस चीज़ को आप मतलब हाँ लिख सकते हैं, हाथ पे लिख सकते हैं ठीक है। तो मतलब आप यहाँ से देखिए कि अगर स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF और डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF को समझना है तो मैं एक एक करके आपको बताऊं कि आखिर किस तरीके से हुआ। तो मैंने ये कहा ना कि फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हुआ, यानी कि कैसे हुआ, हाउ का आंसर यहाँ पे मिला। तो मैंने कहा दो टाइप हैं, एक स्टैटिकली दूसरा डायनेमिकली। अब आप कहेंगे कि स्टैटिकली में क्या किया, तो मैं ये कहूँगा कि सपोज़ आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें मैंने करंट फ्लो करा दिया, तो आपको ये पता है अगर ये कंडक्टर है यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम किस तरीके से दिखाएंगे, राइट हैंड थम्स रूल या स्क्रू रूल। तो आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ पे आते हैं कि भाई अगर ऐसा है सर, अगर ऐसा है तो यहाँ पे कंडक्टर तो रुका हुआ है और यहाँ पे जो चारों तरफ बना वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स, फील्ड, ये सब क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। तो आप देखो कि अगर इसकी बात करें कि ये चारों तरफ इसका जो फ्लक्स है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर में करंट की वजह से आया है। अगर सिर्फ क्या वायर यहाँ पे रखा होता और कोई करंट नहीं होता तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, नहीं होता। इसका मतलब ये करंट एक रीज़न है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF में ये बताया गया कि EMF इंड्यूस हो सकता है बशर्ते वहाँ पे चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम ऐसा कह लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है कि d∅dt होना चाहिए। अब d∅dt होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि फाई जो है ना हमारा, फाई किसी पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रहा है। फाई क्या है, फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है ना किसी पर्टिकुलर रेट से चेंज होना चाहिए। तो फ्लक्स अगर पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रहा है तो इन्होंने ये कहा कि जहाँ पे भी ऐसा हो रहा होगा वहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो आपका आंसर मिल गया ना, हाउ, कैसे। तो आप बता देंगे कि जहाँ भी फ्लक्स का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है वहाँ पे हमारा EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम आते हैं कि अगर ऐसा है तो ये चेंज आएगा किस तरीके से। मैंने ये कहा कि यहाँ पे कोई करंट आई था जिसकी वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, या इस लाइन को हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैं कहूँ कि करंट अगर रीज़न है तो अगर हम करंट को बदलें तो क्या फ्लक्स भी बदलेगा, तो जाहिर सी बात है क्योंकि भाई डिपेंडेंट है। अगर पिताश्री बदल गए तो बेटे को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जो है पिताश्री पे डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट है, जैसे जैसे बदलेंगे, जैसे जैसे पिताजी के पास खूब पैसा वैसे वैसे पुत्र के पास खूब पैसा, तो जैसे जैसे पिताजी गरीब वैसे वैसे पुत्र भी गरीब। तो जब तक आप डिपेंडेंट हैं तब तक तो भैया असर होगा। और अगर असर हो रहा है तो मैं ये कहूँ, अगर मैं IAC ले लूँ यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट ले लूँ, तो हमें ये पता है AC टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। जब I चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा, और फाई टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो वहाँ पे d∅dt हो जाएगा। फाई कांस्टेंट अगर होगा तो फाई जो है ना इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि d∅dt में फाई जो होना चाहिए वो वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि I भी वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और I की वजह से ही फाई आया है तो d∅dt होगा। और अगर d∅dt है तो वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। ऐसा किसने कहा, फराडे ने कहा। तो पहला आंसर मिल गया मुझे। पहला लॉ जो है उसमें पहली बात जो थी कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF कैसे होगा, तो वही कंडक्टर को कांस्टेंट रखना है, बस सोर्स वहाँ पे क्या लगा देना है, AC वोल्टेज सोर्स। अगर आप AC लगाते हैं तो जो उससे करंट आएगा वो AC वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा,
और जो उसकी वजह से फ्लक्स आएगा वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी और इसको हम लिख सकते हैं। तो ये पहला लॉ था, ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ था, ठीक है। दूसरा था हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है कि हम ऐसा समझ लें कि भाई सपोज़ कि मैं किसी के रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ, सपोज़ कि अर्थ के रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ, या नहीं अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं लेते हैं, सपोज़ कि मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ। ट्रेन, मैं अर्थ पे रुका हुआ हूँ, ट्रेन चल रही है, ठीक, पर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हूँ, रुका हुआ हूँ। अब मैं ट्रेन में बैठ जाता हूँ, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, मैं रुका हुआ, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, चलने लग गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर रिस्पेक्ट चेंज कर दिया जाए या फिर जिसके रिस्पेक्ट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वही चेंज कर दिया जाए। देखो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में साफ सीधी सी बात है कि वहाँ पे सोर्स को ही चेंज कर दिया गया, कंडक्टर को कांस्टेंट रखा गया। डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ में कंडक्टर को मूव कर दिया गया, सोर्स कांस्टेंट था। बात एक ही हो गई कि भाई चेंज तो तब भी आ गया और चेंज आया फ्लक्स में, तो हम कह देंगे कि वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और फराडे का पहला लॉ कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ, फराडे के सेकंड लॉ में उन्होंने ये कहा, सेकंड लॉ में ये कहते हैं कि सेकंड लॉ में ये कहते हैं कि कैसे होगा, हाउ मच। तो मैं सिर्फ अभी आपको ये बताऊंगा कि स्टैटिकली में क्या होता है कि जो d∅/dt, उन्होंने ये कहा था d∅/dt अगर कहीं पे चेंज है फ्लक्स में तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जो ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहने का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ईएमएफ इसी को फर्दर लिखा गया एंड d∅/dt। फिर बीच में एक और साइंटिस्ट घुस गए, उन्होंने माइनस लगा दिया और कहा कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है। अब आप कहेंगे इंड्यूस किसकी वजह से हुआ है? इंड्यूस हुआ था, याद करो, फ्लक्स इंड्यूस हुआ था करंट की वजह से, और करंट आया था वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो जो ये ईएमएफ है वो अपोज करेगा किसको? जो सोर्स वोल्टेज आपने लगाया है उसको। तो इसीलिए ये जो माइनस साइन है ये लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग आता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो, सपोज कि मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा सोर्स है और ये सोर्स में आपने करंट दिया है, करंट आया है और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अभी इस तरीके से होगी, इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होगा, इसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ ई, सपोज यहाँ पे ई इंड्यूस हो गया। तो ये जो वोल्टेज है, ये जो ई है, इस वाले वोल्टेज को क्या करेगा? अपोज करेगा, क्योंकि लेंजेस लॉ यही कहते हैं कि एनी कॉज ऑफ प्रोडक्शन, एनी प्रोडक्शन ऑपोजेज इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कोई भी प्रोडक्शन जो है अपने प्रोडक्शन के कॉज को क्या करता है? अपोज करता है। ये लॉ है, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ चेंज जो है ना एक्सेप्ट नहीं करती, पर चेंज का फ़ायदा होता है, चेंज से ग्रोथ होता है। आज पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक बदलाव सा है, एक मैं कह लूँ रिवॉल्यूशन है कि हम कल्चर्स को, अपने बाहर के कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम तरक्की की तरफ हैं, एक विकासशील देश है, और इस चेंज को एक्सेप्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप चेंज के साथ नहीं चलेंगे, उसके साथ नहीं आगे बढ़ेंगे, तो आपको प्रॉब्लम फील होगी। इसीलिए हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करें, एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस लाइफ। पूरी दुनिया अगर बदल रही है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो आप भी आगे बढ़ें, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आज का लेसन हम यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको ये बता दिया है कि हमारा जो सेकेंड लॉ है वो किस तरीके से सेटिस्फाई हुआ, और ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, कितना होगा ये मैंने बता दिया, कितना, ये हाउ मच का मतलब है कितना,
पहले वाले में क्या था, कैसे, कैसे और कितना दोनों बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके जितने भी डाउट्स बचे हैं जो आज मैंने आपको दिए हैं, एक जो क्वेश्चन मार्क पुटअप किया है आपके दिमाग में, वो सबका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।